हाय एवरीवन, मेरा नाम विभूति है एंड आज हम HCI टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली फिग्मा के बारे में। इसके बाद हम एक डेमो भी देखेंगे जिसके अंदर हम जो उसके टूल्स हैं वो यूज़ करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप एक्चुअल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग? बेसिकली अगर आपको कोई अपनी ऐप बनानी है, कोई वेबसाइट बनाना है, कोई भी आपको इंटरैक्टिव मॉडल बनाना है बाद में ताकि आपके यूज़र्स उसे यूज़ कर पाएँ, उसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, एक रफ़ इमेज चाहिए होती है उस चीज़ की कि वो एक्चुअल में जब दुनिया में जाएगी तो कैसी दिखेगी। तो वो रफ़ इमेज बनाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी हम फिग्मा के बारे में बात करेंगे वो, बट उन्हीं टूल्स को हम प्रोटोटाइपिंग टूल्स कहते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं वो हमें प्रोटोटाइप बनाने में हेल्प करते हैं। ये प्रोटोटाइप्स कैसे होते हैं? टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल मतलब कि आप उन्हें देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आपने ये बटन दबाया तो अब आप इस पेज पे जाओगे, इस पेज पे इतने सारे बटन हैं तो आप इस पे जाओगे, या आप उस पर स्क्रॉल कर सकते हो, या आप कुछ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो उधर से। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो ये जो प्रोटोटाइप्स होते हैं ना, वो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं कि आप फंक्शन, उसके फीचर्स, फंक्शंस देख सकते हो विजुअली। उसके बाद वो ऑल्सो क्या करते हैं ना, डिज़ाइनर्स को हेल्प करते हैं। तो डिज़ाइनर्स बेसिकली अपना जो वेबसाइट है या कोई ऐप है वो डिज़ाइन करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि अगर मतलब मान लो अगर आपका डेवलपमेंट स्टेज में या प्रोडक्शन स्टेज में कहीं आगे जाके कोई इशू आप फेस करते हो, अगर आप कोई अपनी ऐप या वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर आप अगर फिग्मा या कोई और प्रोटोटाइप टूल पहले से इस्तेमाल कर रहे होगे तो ये जो इश्यूज़ होते हैं ना वो आपको बहुत पहले स्टेज में ही दिखने लग जाते हैं। अर्ली स्टेजेस में जब आप अपना रफ इमेज बना रहे हो, अपनी टाइमलाइन, अपने फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, तभी दिख जाएगा कि ये इशू आ सकता है बाद में। तो आप पहले ही उसे ठीक कर सकते हो, पहले ही उसे एडिट आउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपके जो आइडियाज़ हैं आप उनको रिफ़ाइन कर सकते हो, उनको थोड़ा बेटर कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा, ये कंफर्म करने में हेल्प करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप दिखाओगे अपने यूज़र्स को, वो उनकी नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करे पूरी तरीके से। तो क्या होता है ना कि ये जो प्रोटोटाइपिंग टूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किन किन को? स्टेक होल्डर्स को हेल्प करते हैं, डिज़ाइनर्स को हेल्प करते हैं एंड यूज़र्स को हेल्प करते हैं। क्या करने में? कि वो अपने जो अपना टेस्ट कर पाएँ कॉन्सेप्ट्स को, इंटरैक्शंस को यूज़ कर पाएँ ढंग से एंड फंक्शनैलिटीज़ चेक कर पाएँ। ओके, सो पर्पस क्या है प्रोटोटाइपिंग एंड डिज़ाइन का? ये जो हमने पहली स्लाइड देखी थी वो काइंड ऑफ सिमिलर थी इससे, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट एक बार फिर से। तो वैलिडेट एंड रिफाइन डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सबसे पहले। इसका क्या मतलब है? जो भी आपने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र के कन्वीनियंस के हिसाब से वो यूज़ कर पाए उसको, उसके लिए हाई कॉग्निटिव लोड, या अगर उसे देखने में आई को प्लीजिंग लगे, या उसे समझ आए कि ये बटन ये करेगा, अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये करेगा, इस पेज पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं पहले ही। एक चीज़ तो ये इसमें हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ऑल्सो हेल्प करता है कि आप इश्यूज़ को पहले से आइडेंटिफाई करो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाद के स्टेज में आपको कोई इशू आए, इससे अच्छा है कि आपको पहले ही, आप जो भी अपना प्रोडक्ट, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, आपको पहले ही अर्ली ऑन स्टेजेस में पता चल जाए कि इसमें ये इशू आ सकता है, तो मैं इसको इधर ही निब आउट कर दूँ, मैं इधर ही इसको ठीक कर दूँ, ताकि जो बाद में रिस्क आएगा कि आप अगर आपका कोई बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़ाइन आप बना रहे हो और बाद में आपको पता चलता है इसमें ये इशू है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़े, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए आपको उसको ठीक करने में, पुराने स्टेजेस पे जाने में। तो वो पहले ही आप ठीक कर लो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है ज़्यादा। तीसरी चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी रहती है कि आपको एफिशिएंट फीडबैक एंड कोलैबोरेशन मिलती है। इसका क्या मतलब है? ये जो टूल्स होते हैं ये यूजुअली आप रियल टाइम में अपने दोस्तों के साथ, या अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। मतलब कि आप उनके साथ शेयर करोगे और उनका कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज होगा या उनका जो क्रिएटिव इनपुट होगा वो आपको दे सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है। अगर आप 2-3 लोग एक ही डिज़ाइन में काम कर रहे होगे, इससे बेटर अगर आप 10 लोग और को दे पाओ वो डिज़ाइन, ताकि वो अपना कमेंट उसमें ऐड कर पाए, तो उससे हेल्प होता है क्या कि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव भी पता चलता है आपको कि ओ ये इससे बेटर हो सकता है, इससे कम ख़राब हो सकती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो ये तीसरा पॉइंट था कि फीडबैक आपको बेटर मिल सकता है एंड दूसरे लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं इन डिज़ाइंस में, इन प्रोटोटाइप्स पे वर्क करने में।
नेक्स्ट, तो गाइड टू प्रोटोटाइपिंग इन फिग्मा। तो प्रोटोटाइपिंग हम फिग्मा में स्पेसिफिकली कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, फिर हमने ये भी देखा कि प्रोटोटाइपिंग का यूज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और रियल लाइफ में वो आपके लिए क्या ऐड ऑन करता है। अब तीसरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं ना, वो है कि फिग्मा में स्पेसिफिकली आप प्रोटोटाइप कैसे कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो फिर से हम बात करते हैं कि प्रोटोटाइप्स जो होते हैं उनसे होता क्या क्या है। पहली चीज़ तो क्या करता है ये, प्रीव्यू इंटरैक्शंस एंड यूज़र फ्लोज। ओके, तो हम अब तीसरी चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है गाइड टू प्रोटोटाइपिंग इन फिग्मा। मतलब कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पहली चीज़ ये पढ़ी थी कि प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि प्रोटोटाइपिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है रियल लाइफ में, आप उसको अपने यूज़र्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस देने में कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे कि यही जो प्रोटोटाइपिंग है वो एक्चुअल में हम फिग्मा में स्पेसिफिकली कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो फिग्मा होता है ना वो आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है इन क्रिएटिंग इंटरैक्टिव फ्लोज। इंटरैक्टिव फ्लोज यही होता है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो पहले पेज देखें, आपका स्टार्ट पेज देखें, फिर उसके बाद लॉगिन पेज देखें, या उसके बाद आपके पास साइड में अगर बहुत कोई साइड बार है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर कोई शॉपिंग साइट है तो उसमें अलग अलग बार्स हैं आपके पास, जैसे कि आप वुमेन सेक्शन है, मेन सेक्शन है, वो कैसे दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे जाएगा। ये सब बहुत इंटरैक्टिव मॉडल्स होते हैं और इनका अपना अपना फ्लो होता है कि कहाँ से क्या दबाएंगे तो क्या कहाँ जाएगा आपका वेबसाइट का फ्लो। तो ये सब उस सब के लिए रफ इमेज बनाने के लिए फिग्मा हेल्प करता है अपने डिज़ाइनर्स को, या अगर प्रोग्रामर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, सो प्रोटोटाइपिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार छोटे में लेट्स गो थ्रू एक और बार। ठीक है, तो एक तो प्रीव्यू इंटरैक्शन एंड यूज़र फ्लोज। तो ये हम बात कर चुके हैं कि यूज़र कैसे आपकी वेबसाइट को, लेट्स से वेबसाइट को कैसे यूज़ करेगा, उसका फ़्लो क्या हो सकता है यूज़ का, और वो इंटरैक्शंस क्या क्या करेगा उसके साथ, वो देखने के लिए आप एक तो प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर शेयर एंड इंटरेट ऑन आइडियाज़। मतलब क्या कि आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं, या आपके टीममेट्स के पास कोई आइडिया है, या कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज है किसी के पास जो वो देना चाहे आपको और जिसको आप अपनी टीम पे लाना चाहें, उनके साथ आप अपना डिज़ाइन, आपका प्रोटोटाइप शेयर करो एंड वो अपने आइडियाज़ बताए, ब्रेनस्टॉर्म करो। ठीक है, गेट फीडबैक फ्रॉम कोलैबोरेटर्स, ये तो हम पहले भी बात कर चुके थे। फिर टेस्ट इंटरैक्शंस विद यूज़र्स। अगर आपके पास एक छोटा प्रोटोटाइप बन भी गया है तो आप थोड़े यूज़र्स को दे सकते हैं एंड फिर वो टेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो बता सकते हैं नहीं इधर हमें इशू आया, इधर ग्लिच आया, या इधर हम कुछ बेटर कर सकते हैं। फिर यही डिज़ाइन आप अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करो। स्टेक होल्डर्स मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट कुछ ऐप बनानी है और आप वो रिलीज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है स्टेक होल्डर्स में कोई इन्वेस्टर्स आ जाएँ आपके पास जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहें, आपके डिज़ाइन में इन्वेस्ट करना चाहें, तो उनको आप डिज़ाइंस, यही वाले प्रोटोटाइप्स आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन, पहला जो टूल है फिग्मा का जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्लोज एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब आप कोई भी ऐप खोलते हो तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक पेज आता है जो सबको दिखता ही है स्टार्ट में, जैसे कि कोई लॉगिन पेज हो गया, यहाँ बस लोगो बना हुआ है किसी वेबसाइट और किसी ऐप का और नाम लिखा है उसका, ऐसा कोई भी पेज, तो वो आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और वहाँ से आपकी जो भी डिज़ाइन है, आपका प्रोटोटाइप है, उसका फ़्लो शुरू होता है। तो पहली चीज़ तो फिग्मा में एक टूल आता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सको कि आपका ये फ्रेम या आपकी ये स्क्रीन जो होगी वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये चीज़ हम डेमो में भी एक बार देख सकते हैं। उसके बाद इधर जो 3 पॉइंट्स रखे हैं उसमें यही बताया है, इधर जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें यही बताया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनको सिलेक्ट कैसे करना होता है कि तुम्हारा फ़्लो क्या बैठ रहा है। तो जो भी आपने फ्रेम ले रखा है उस पर राइट क्लिक करो एंड वहाँ पे ऐड कर दो स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है। सेकंड पॉइंट जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके फिग्मा में, आपको कभी भी प्रोटोटाइप बनाना है तो यही पॉइंट आपका यूज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या करता है ना कि अगर आपका कोई बटन है, लेट्स से कि ओके,
सो जैसे कि ये आपको साइड में दे रखा है पिक्चर्स, ठीक है, लॉगिन पेज है यहाँ पे एक, और यहाँ पे फीड है। तो यहाँ पे लॉगिन बटन दे रखा है, ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आप दबाएंगे ना, तो यहाँ लाइक हवर करोगे ना इसके आसपास फिग्मा के ऊपर, मान लो ये फिग्मा का फ्रेम है, फिग्मा के फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक लॉगिन का आपको टेक्स्ट बॉक्स और ये एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दे रखा है। तो उसके ऊपर हवर करेंगे ना, तो एक आपके पास ये जो प्लस साइन देख रहे हैं, प्लस आइकन, ये आएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड उस उधर से एक एरो निकलेगी। अब उस एरो को आप कोई भी फ्रेम पे ले जाइए जो कि आप चाहते हैं कि अगर मैं लॉगिन को दबाऊं तो वो फ्रेम खुल जाए, वो स्क्रीन खुल जाए यूज़र के लिए। तो कनेक्शंस आपको ये करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग इंटरैक्शंस एंड एनिमेशंस। तो क्या होता है ना, जैसे आप सब ने कभी ना कभी पावर पॉइंट अपने यूज़ किया होगा किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, स्कूल में या कॉलेज में। तो पावर पॉइंट में हमने देखा था हमेशा कि एनिमेशंस होती हैं बीच बीच में, मूव इन, मूव आउट, जूम इन, जूम आउट, ड्रैग, ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की एनिमेशंस होती हैं ना। वही फिग्मा में भी होती हैं कि अगर आपको कोई बटन दबाया आपने और आप चाहते हो कि वो दूसरी स्क्रीन पे ले जाए आपको, तो बीच में इफ़ यू वांट कि कोई एनिमेशन आए किसी टाइप का, तो वो आप अभी इधर फिग्मा में डाल सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट क्रिएटिंग इंटरैक्शंस एंड एनिमेशंस इज़ अबाउट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है ना, एडजस्टिंग प्रोटोटाइप सेटिंग्स। तो बेसिकली अब हमें पता है कि दुनिया में इतने सारे टाइप के फ़ोन्स हैं, इतने सारे टाइप के डिवाइसेस हैं, फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, आईपॉड, इतने सारे हैं। एंड्रॉयड हो गया, आपका आईओएस अलग हो गया। तो फिग्मा की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये सारे के सारे उन्होंने लिस्ट करे हुए हैं वहाँ पे, जो भी टाइप ऑफ स्क्रीन्स यूज़र यूज़ कर सकता है या जो भी टाइप ऑफ स्क्रीन लाइक जस्ट एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में, उन्होंने दे रखा है। या फिर अगर आपको कोई स्क्रीन कस्टम साइज भी चाहिए, वो भी ऑप्शन रहता है। बट जैसे कि मान लो आईफोन 15 की स्क्रीन चाहिए, जो कि यहाँ पे राइट में हमने फ़ोटो में एग्जांपल दे रखा है, तो उसका मॉडल भी आपको कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, वो भी दे रखा है। और आपको ओरिएंटेशन उसकी कैसी चाहिए, क्योंकि अगर गेम आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे। तो वो भी एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फिग्मा में टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप बहुत बारीकी से अपना डिज़ाइन बना पाओ और बहुत यूज़र फ्रेंडली हो। कोई भी बाद में यूज़र को अगर वो यूज़ कर रहा है इशू ना आए या डिफ़िकल्टी ना हो उस डिज़ाइन को समझने में। ठीक है, तो ये जो फ्रेम्स हैं आप डिसाइड कर सकते हो जब भी आप अपना फिग्मा पे प्रोटोटाइप बनाते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयरिंग प्रोटोटाइप्स। याद करो हमने थोड़े पीछे की स्लाइड्स में देखा था कि हम लोग अपना जो भी डिज़ाइन, हम जो भी प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं अपने कोलैबोरेटर्स के साथ और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो यही है वो टूल जो हमें हेल्प करता है वो करने में। तो यहाँ पे जब आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे, जब प्रोटोटाइप बनाएंगे, वहाँ पे आ जाता है कि यू कैन शेयर योर प्रोटोटाइप विद एनीवन, दे कैन एडिट इट, व्यू इट, और एज पर योर विश दे कैन एक्सेस इट जैसे भी आप चाहते हो। और मेल आईडी डाल दो वहाँ पे तो शेयर हो जाता है उनके साथ, या लिंक शेयर कर सकते हो आप अपने डिज़ाइन प्रोटोटाइप का, एंड वो फिर उसे व्यू कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक तो वहाँ पे वो कमेंट ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि इस पॉइंट पे ये चीज़ ठीक हो सकती है या ये बेटर हो सकती है। या उसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं कि वो बस आपको उसको यूज़ करें, प्रोटोटाइप को समझें वो कैसे बना है, उसका फ़्लो क्या है, और फिर आपको बता दें कि देखो इसमें ये सब चेंजेस हो सकते हैं, ये इधर यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इधर इशू आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो अगर एक इंसान ने भी अगर अपना फिग्मा पे ये कोई स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, वो 10-20 लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ उसको शेयर कर सकता है ताकि वो सब अपने इनपुट डाल पाएँ। ये वही पॉइंट है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो कमेंट ऑन प्रोटोटाइप्स। तो क्या होता है ना कि ये जो कमेंट हैं, एक चीज़ तो फीडबैक ऐड कर सकते हो, दूसरी चीज़ सजेशंस दे सकते हो, या कोई क्वेश्चन डाल सकते हो कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या है, ये आपने इधर क्यों ऐड किया फीचर, इसका पॉइंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। कमेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ फीडबैक या सजेशन या क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी फ़ीचर होता है एक फिग्मा पे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ। अगर आप शेयर करते हो अपना प्रोटोटाइप, तो वो ये सब चीज़ें यूज़ करके आपको बता सकते हैं कि ये चेंजेस हो सकते हैं या ये बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि बेटर प्रोटोटाइप्स बनाने का मेन सीक्रेट क्या होता है। तो
इस ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे कोट्स में, इसको हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि समझ आ जाए हमें ईजिली। पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किन के बीच होनी चाहिए कम्युनिकेशन अच्छी? तुम्हारे जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अब आप डिज़ाइनर हो, उसके बाद अगर डिज़ाइनर हो, आप फिग्मा यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपका बैक एंड फ्रंट एंड अगर कोई प्रोग्रामर देख रहा है, प्रोग्रामर भी देख रहा है, तो वो भी एक अपना स्टेक होल्डर हो गया। उसके बाद कोई इन्वेस्टर है जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा टूल या ऐसा ऐसा डिज़ाइन बना के उनको दोगे, तो उसका भी स्टेक है उसके अंदर, वो भी दिखेगा कि कैसा बन रहा है आखिर में प्रोडक्ट मेरा। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। तो उन सब के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसे मिले भी, बट वो बेस्ट तरीके से मिले एंड बहुत हारमनी रहे, बहुत पीस रहे टीम में। ढंग से जो भी आप अचीव करना चाहते हो और यूज़र की जो भी नीड्स फुलफ़िल करना चाहते हो, वो आखिर में हो पाएँ। तो एक चीज़ ये रहती है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमें क्या हेल्प करती है ना, कि हम एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं और प्रॉब्लम्स ढूंढ पाते हैं जो मे बी डिज़ाइनर ने पहले मिस कर दी हो। तो कहीं भी आप जो इम्प्रूवमेंट कर पाओ, कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई आपने शेयर किया लोगों के साथ, उन्होंने अपने कमेंट डाले, अपना फीडबैक डाला, तो एक तो इसमें टूल्स यूज़ हो रहे हैं आपके शेयरिंग के और कमेंटिंग के ऑन प्रोटोटाइप्स, बट वो आखिर में आपको क्या हेल्प कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स ढूंढने में और इम्प्रूव करने में अपने डिज़ाइन को। तो ऐसे ही जो आप फिग्मा के भी टूल्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं टू उनको यूज़ कर सकते हैं टू मेक बेटर प्रोटोटाइप्स एंड वाइस वर्सा एज वेल। ओके, सो यही चीज़ थी जो हम अभी बात कर रहे थे, बट लेट्स एक और बार बात पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो फिग्मा मेक्स इट ईजियर फॉर डिज़ाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स टू ब्रेनस्टॉर्म। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे टीम में, जितने ज़्यादा इनपुट्स होंगे क्रिएटिव, उतना बेटर रहता है, क्योंकि सब अपना अपना पर्सपेक्टिव, सब अपना जो भी उनको क्रिएटिवली लग रहा है ये बेटर होगा, वो बेटर होगा, वो अपना पॉइंट रख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और रियल टाइम में कर सकते हैं ये चीज़। ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, यानी काफ़ी अच्छा फीचर है फिग्मा का। फिर बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेटिव क्लाउड बेस्ड टूल्स होते हैं, तो उनसे ना लैग नहीं करता है आपका जो भी आप फिग्मा पे अगर काम कर रहे हैं ना, तो अगर 10 लोग एक ही डिज़ाइन पे, एक ही प्रोटोटाइप पे एक साथ काम कर रहे हैं, 10 अलग अलग फ्रेम्स हैं वहाँ पे, सब अलग अलग फ्रेम पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई और टूल यूज़ करो तो कभी वो लैग कर जाए, बट फिग्मा पे लैग नहीं करता, कोई ग्लिच नहीं आता, आपकी स्क्रीन नहीं अटकेगी या ऐसे रीलोड बार बार नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग एक ही प्रोटोटाइप पे काम भी कर सकते हैं सेम टाइम पर। ओके, सो एक और चीज़ आ जाती है कि फिग्मा ना हमें हेल्प करता है कि हम यही प्रोटोटाइप्स एआई को यूज़ करके भी बना पाएँ। तो फिग्मा में टूल है कि विच इज़ कॉल्ड फिग्मा एआई बेसिकली। तो उससे आप जो अपना प्रोटोटाइप बना रहे हो, अब बहुत सारे लोग बना रहे हैं बहुत टाइम से प्रोटोटाइप, बट उनको लग रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये एक फ़ीचर है, या ये एक पर्टिकुलर पार्ट है उस डिज़ाइन का जो इतना नहीं अच्छा लग रहा है, बट उसको रिप्लेस करने का भी कोई तरीका उन्हें दिख नहीं रहा। तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ एआई, जिससे वो उसको बेटर कर पाए या कोई अपना अलग सजेशन दे पाए जो उन डिज़ाइनर्स ने पहले ना सोचा हो शायद। तो इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम भी हमारा बच जाता है, ज़्यादा आपको एक ही चीज़ पे अटकना नहीं पड़ता, और जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। कुछ पॉइंट्स जो आपको नहीं भी पता होंगे वो भी आपके लिए दिखाएगा, वो भी आपके लिए खोल देगा। तो वो चीज़ रहती है। ओके, तो ऑल्सो आप अपनी जो भी इंटरेक्शंस आप डाल रहे हो फिग्मा टूल्स में, वो फिग्मा टूल्स को यूज़ करके उनको आप हमेशा कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एंड क्या होता है ना कि आप जो भी यू कैन सेलेक्ट द फ्रेम्स ऑन द कैनवस, एंड जो भी आप उन फ्रेम्स में चाहते हो कि कस्टमाइजेशन हो, वो भी हो जाती है बाद में। तो क्या होता है, एआई इंटरैक्शंस के लिए आपको ये जो दिख रहा होगा, ये टूल, ये आइकन दिख रहा होगा, वो यूज़ करना होता है इंटरैक्शन सेक्शन में जाके, ताकि आप एआई यूज़ कर सको अपना प्रोटोटाइप बनाने के लिए। ओके, सो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, जो भी आप स्क्रीन साइज़ चाहते हो अपने डिज़ाइन में आए, आपकी यूज़र्स को दिखे, वो आप अपने हिसाब से रीसाइज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और ऑलरेडी फिग्मा में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है
कि ये अदर स्केलिंग ऑप्शंस, तो आप उनमें जाओ, या आपको रिस्पॉन्सिव ऑप्शंस चाहिए आप उन पे जाओ। तो उससे क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक जो भी आपका आइडिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, आप वही यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी डिज़ाइन आइडिया था वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रहता है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में कि स्क्रीन साइज़ किसी का चेंज हो रहा है, फ्रेम साइज़ किसी का चेंज हो रहा है, सेम ही रहता है। तो ये भी रहता है कि आपका जो पहले से स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग वाले फ्रेम से जो भी आपका पूरा फ्रेम का अगर कोई फ़ीचर है, कोई टेक्स्ट है, कोई कलर थीम है, वो सब आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, एंड फिर वो सेम रहेगा थ्रू आउट आपके सारे फ्रेम्स के लिए। तो वो कंसिस्टेंसी भी में भी हेल्प करता है काफ़ी। ओके, सो सम अदर ऑल्टरनेटिव्स टू प्रोटोटाइपिंग टूल्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि फिग्मा एक प्रोटोटाइपिंग टूल है एंड उसके फीचर्स क्या हैं, वो हमें प्रोटोटाइपिंग में कैसे हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और ऑल्टरनेटिव्स जो हम फिग्मा की बजाय भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है proto.io। तो ये नो कोड ऑल्टरनेटिव है। नो कोड मतलब कि प्रोग्रामर्स, नॉन प्रोग्रामर्स, डिज़ाइनर्स सब इसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग की या कोडिंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए। एंड इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग। अब इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग मतलब कि जितने आपने इंटरैक्टिव टूल्स देखे फिग्मा में, मोस्टली वो सारे आपको proto.io में भी मिल सकते हैं। कि आपका जो भी वेबसाइट या आप ऐप बना रहे हो वो हाई फिडेलिटी इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बने। उसमें सारे जो भी आप जैसे कि हमने जो फीचर्स फिग्मा में पढ़े थे कनेक्शंस के और एनिमेशंस के, ये सब आपको इसमें भी मिलेंगे, ताकि मैक्स लेवल ऑफ इंटरैक्शन यूज़र कर पाए इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस है। मतलब कि आप इसको आपको कोई भी फीचर चाहिए, देयर इज़ अ ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट, कि आप इस फीचर को उठा के ड्रैग करके ड्रॉप कर पाओ। आपको अपने जो भी आपका फ्रेम है, जो भी आपका स्क्रीन है, आप उधर डाल पाओ, आप उसे यूज़ कर पाओ, उसे आप एडिट कर पाओ जैसे भी आप चाहते हो, एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट ये है कि कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। यही सेम पॉइंट हमने अभी फिग्मा में भी पढ़ा था कि आप अपने टीममेट्स या अपने कोई भी प्रोफेशनल एसेट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो कि दिस इज़ द प्रोटोटाइप आई एम वर्किंग ऑन, एंड वो फिर आप अपना इनपुट दे सकते हैं, क्रिएटिव इनपुट या प्रोफेशनल इनपुट, कि इससे आप इसे बेटर कर सकते हो, ये आप एडिट कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हैं बेसिकली। चौथा पॉइंट ये है क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, पर आप अब उसी डिज़ाइन को अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइसेस में टेस्ट कर सकते हो। इट डज़न्ट हैव टू बी कि आपने एक ही फ्रेम सेलेक्ट कर लिया तो उसी फ्रेम का पार्ट उसी फ्रेम इट डज़न्ट मीन कि अगर आपने एक ही फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो अगर iPhone 14 का ही है तो वो उधर चलता रहेगा, एंड iPhone 15 पे उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा या कुछ ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग है, तो अलग अलग डिवाइसेस पे आप इसे टेस्ट कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी ताकि आपको दे, यूजेबिलिटी ताकि आपको दे। नेक्स्ट इज़ फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, इसके भी मेन 4 पॉइंट्स हैं। इंटरैक्टिव डिज़ाइन है एक तो, जैसे कि हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था अभी proto.io का, कि इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स हम बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि इधर एडवांस एनिमेशंस और ट्रांजिशंस होते हैं। अब हम सबको पता है एनिमेशंस और ट्रांजिशंस क्या होते हैं, पावर पॉइंट्स में हमने देखे होंगे, मूव इन मूव आउट, जूम इन जूम आउट, ऐसे एनिमेशंस यूज़ करो या ट्रांजिशन डाल दो। एक पेज टू दूसरे पेज पे जा रहा है अगर आपका कोई डिज़ाइन, तो उसके बीच में कोई ट्रांजिशन डाल दिया, कुछ भी ऐसा। दूसरा, ये भी नो कोड एडिटिंग है, मतलब कि नॉन प्रोग्रामर, डिज़ाइनर्स, कोई भी नॉन डेवलपर्स कोई भी यूज़ कर सकता है फ्रेमवर्क को, क्योंकि आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है? रियल टाइम कोलैबोरेशन। ये भी हम पहले देख चुके हैं। फ्रेमवर्क में जैसे रियल टाइम कोलैबोरेशन है, वैसे ही फिग्मा में एंड proto.io में भी है। तो क्या होता है ना कि अगर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं आपकी डिज़ाइन की, तो आप उन सब के साथ एक ही प्रोटोटाइप शेयर कर सकते हो, एक ही लिंक शेयर कर सकते हो, एंड रियल टाइम में वो सब उस पर काम भी कर सकते हैं, वो सब उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं, उसे रन करके भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब हम देखते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स हैं, तो ऐसे ज़रूरी इट डज़न्ट हेल्प अगर एक ही बंदा एक ही डिज़ाइन पे सिर्फ काम कर रहा है। इट रियली हेल्प्स अगर बहुत सारे लोग अपना इनपुट दे रहे हों, उसके अंदर अपना से रख रहे हों। तो या फिर लास्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिव प्रोटोटाइपिंग।
विच मीन कि फ्रेमवर्क जो है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ हैं, जो कि हमने देखा कि proto.io और फिग्मा भी सपोर्ट करता है। अलग-अलग स्क्रीन साइज़ेज़, अलग-अलग फ्रेम साइज़ेज़ को सपोर्ट करता है। अगर आपको आईफ़ोन का चाहिए, अगर आपको आईपैड का चाहिए, अगर आपको किसी टाइप के लैपटॉप का चाहिए, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो एट द डिज़ाइन स्टेज ओनली। तो उसके बाद वेब फ्लो आ जाता है। तो वेब फ्लो का क्या है कि इसके भी मेन 4 पॉइंट है, जो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जो हेल्प करते हैं हमें प्रोटोटाइप्स बनाने में वेब फ्लो में। पहला है विजुअल डिज़ाइन टूल्स। तो एक चीज़ है कि इधर ना ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस रहता है। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस बेसिकली जैसे राइट में आप देख रहे हो इस इमेज में, अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कंटेनर चाहिए, तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप अपने जो भी मेन आपका लेआउट है जहाँ आप काम कर रहे हो, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे आप करके आप उस फीचर को यूज़ कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, मतलब कि सारे स्क्रीन साइजेस को सपोर्ट करता है। आपका जो डिज़ाइन है वो ईजिली अडेप्ट कर लेगा किसी भी अलग स्क्रीन को, जैसे भी आप चाहते हो। तीसरा पॉइंट है CMS इंटीग्रेशन, की डायनामिक कंटेंट को सपोर्ट करता है, मैनेज करता है विद वेब फ्लोज इनबिल्ट CMS। ये जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ढंग से समझ आएगा कि इसका CMS का पॉइंट क्या होता है। चौथा पॉइंट है होस्टिंग एंड पब्लिशिंग। तो बेसिकली ईज़िली आप पब्लिश कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को ईज़िली होस्ट कर सकते हो, अपने यूज़र्स को दे सकते हो टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, रन करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है वेब फ्लो का। दीज आर सम रेफरेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हो बाद में जब आपको पढ़ना है फिग्मा के बारे में, स्पेसिफिकली कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है, कोई आपको कोई आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये हमने ढूंढा है वेबसाइट से, एंड हमें इन ये बेस्ट आपके लिए कंटेंट मिला, स्टडी मटेरियल, तो ये गो थ्रू कर सकते हो एक बार। नाउ लेट्स गो ऑन टू द डेमो पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ये मैंने अब फिग्मा खोल लिया अपना, एंड एक खाली फाइल चला रखी है। सो लेट्स गो एंड सो ये ना बेसिक हमारे मेन टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये जो टूल है ये फ्रेम है, तो आपको कैसे टाइप का फ्रेम, कैसे टाइप की स्क्रीन चाहिए, ये आपको उसमें हेल्प करता है। उसके बाद ये वाला टूल जो है जिस पे अभी मैं हवर कर रही हूँ, दिस इज़ योर टेक्स्ट, दिस इज़ योर शेप्स टूल। तो इधर बहुत सारे शेप्स हैं, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, पॉलीगन, स्टार, एट्सेट्रा। तो आप उनमें से कोई भी डाल सकते हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देखने वाला है वो है कि आप इधर इमेज भी डाल सकते हो, कोई भी। अपनी कोई स्क्रीन है, आपने ऑनलाइन जाके कोई इमेज डाउनलोड कर ली एंड यू वांटेड टू बी देयर, कोई लोगो है जो आपने पहले कहीं और बनाया एंड यू वांट कि अपनी स्क्रीन पे अब आए, तो आप उसे डाउनलोड करो एंड इधर डाल दो। इससे यूज़ कर सकते हो आप उसको। उसके बाद ये वाला आपका पेन एंड पेंसिल टूल है, एंड देन दिस इज़ योर टेक्स्ट बॉक्स। तो कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, कुछ लिखना है उसके लिए, अभी हम सब देखते हैं। और ये कमेंट्स टूल है जो कि हमने बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात भी की थी स्लाइड्स में, कि कमेंट टूल एक्चुअली बहुत हेल्प करता है कोलैबोरेट करने में, लोगों का फीडबैक लेने में। ओके, तो हम ना एक फ्रेम से सिलेक्ट करते हैं। पहले तो फ्रेम मैंने दबाया, एंड देन दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट आर कमिंग। सो देखो यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन भी आ रहा है, टैबलेट का भी आ रहा है, डेस्कटॉप का भी आ रहा है, प्रेजेंटेशन का है, वॉच का है, पेपर्स, सोशल मीडिया अलग से, सो ट्विटर पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, सबके ऑलरेडी जो रेशियोज़ हैं वो सारे इधर हैं। तो आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसी टाइप के स्क्रीन के साइज़ का आपको मिलेगा। लेट्स जस्ट गो विद आवर बेसिक एक फ़ोन का, लेट्स गो विद iPhone 14 प्लस। ओके, ये आपका एक पहला फ्रेम आ गया। तो लेट्स जस्ट नेम इट मे बी फ्रेम 1 फॉर नाउ, ठीक है। एंड अगर अब हमें इसका कलर थोड़ा चेंज करना है वाइट से, लेट्स डू इट मे बी समथिंग ब्लू। ओके, ऐसे इधर कर देते हैं ब्लू, ठीक है। एंड देन अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड करते हैं, एक बार कोई शेप्स ऐड करने का ट्राई करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इधर एक रेक्टेंगल डाल दिया, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये आई थिंक इतना बड़ा काफ़ी होगा। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ से इसका कलर चेंज होगा।
तो मान लो हमने वाइट नहीं, हमने येलो कर दिया, कोई येलो शेड का, ठीक है। ये अभी हमने बना दिया। अब हम एक बार सोचते हैं कि हम क्या टाइप का ऐप या कोई क्या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स गो विद अ सोशल मीडिया ऐप। लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग एक इंस्टाग्राम का बेसिक कोई इंटरफेस। हम एक तो स्टार्टिंग में लॉगिन पेज, साइन अप पेज बनाते हैं एंड एक होम पेज बना लेते हैं एंड उसमें देखते हैं कनेक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, एनिमेशंस कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी इधर एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और इधर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया एंड अब हम इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है अभी। 36 अगर हमने किया एंड इसका फॉन्ट अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, लेट्स गो विद यहाँ पे या लेट्स गो विद दिस, ओके। थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर देते हैं। लिखा हमने इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड अब हम इसकी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं क्योंकि इसको बीच में कर दिया, ठीक है। लुक्स गुड टू मी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और एंड अब हम यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करते हैं, लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज। दो बटन्स ऐड करते हैं बेसिकली, बट बटन्स ऐसे ही ऐड नहीं होते, एक एक स्टेप होता है उसका। तो लेट्स गो विद दैट। पहले तो हम एक शेप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी शेप का हमें बटन चाहिए। मान लो हमने रेक्टेंगल ही चूज़ कर लिया क्योंकि बेसिक रेक्टेंगल होता है हर जगह। अब ये रेक्टेंगल लिया हमने, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कि ये एक और रेक्टेंगल लिया, अब इसको इधर लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करा एंड इसको इसके साइज़ जितना किया। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। तो इसके जो डायमेंशंस है, दिस इज़ 130 एंड 63। इसके जो डायमेंशंस हैं दीज आर डिफरेंट, तो हम इसको भी उतना ही कर देते जितना इसका था। पहले रेक्टेंगल का वो 130, इसका भी हम 130 कर देते हैं ताकि ये दोनों थोड़ा सेम लगेंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो भी हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं ऑब्वियसली उसमें थोड़ी अलाइनमेंट ठीक हो, उसकी पोजीशनिंग ठीक हो। तो जैसे इसकी पोजीशन यहाँ पे आती है 39/400 यहाँ पे, एंड इसकी अब हमें आ रही है 265/400। तो अगर हमें कभी चेंज करनी है तो हम इधर से भी कर सकते हैं पोजीशनिंग चेंज इन दोनों की। दूसरी चीज़, हम कभी भी बटन्स देखते हैं ना तो बटन्स में हमेशा जो कॉर्नर्स हैं ना वो इतने पॉइंटेड नहीं होते हैं, जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंटेड नहीं होते, तो इनको हम ना थोड़ा सा कर्वी बना देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कॉर्नर रेडियस का दिख रहा होगा एक टूल, जहाँ पे मैं अभी हूँ, मेरा कर्सर है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके मे बी अगर हम 60 कर दें तो देखो चेंज हो गया इसका, अब पॉइंट ही नहीं लगेंगे इसके बटन्स। तो वैसे ही हम इसका भी कर देते हैं 60, एंटर। तो दैट्स हाउ यू डू दिस, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं और कलर ऐड करते हैं। पहले तो इसको वाइट कर देते हैं अभी के लिए बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ कलर्स इन है। इसको भी वाइट कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें इसको थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट या ओपेक करना है ना, वो भी इस टूल से हो जाता है, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक ओपेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बटन को, बट इसे बताने के लिए। उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया एंड देन हमने यहाँ पे लॉगिन में भी ऐड कर दिया। इसका साइज़ छोटा कर देते हैं बिकॉज बहुत बड़ा हो रहा है ये अभी। एंड हम अब इधर लिखेंगे लॉगिन। अब हमने इसका अलाइनमेंट ठीक किया, ठीक है। एंड अब हम इसी को इधर से कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी लेयर्स हैं अलग अलग। यहाँ पे लेयर्स लिखा आ रहा है ना, तो लेयर्स हैं अलग अलग। अब अगर मैं एक और फ्रेम ऐड कर देती हूँ ना अलग, इससे बाहर, स्क्रीन से बाहर, तो फिर
वो एक अलग पार्ट ऑफ लेयर बन जाएगा। यहाँ पे अलग फ्रेम आएगा जो कि हम बाद में देखेंगे भी। और यहाँ पे आपके अलग अलग टूल्स भी आ रहे हैं, फीचर्स भी आ रहे हैं आपने क्या ऐड किया। जैसे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रखा है, ये लॉगिन का आपने इधर रेक्टेंगल ऐड कर रखा है, रेक्टेंगल ऐड कर रखा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का टेक्स्ट बॉक्स है एंड यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है येलो वाला। तो वो सब आपको दिखने लगता है उधर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लॉगिन वाले को ही कॉपी कर देती हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, अलाउ, ये ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया एंड अब मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अप। अब हम इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं बिकॉज़ ये ऐसे आएगा नहीं वरना, और टेक्स्ट बॉक्स को भी बड़ा कर देते हैं। यस, ओके, इसका भी साइज़ बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको हम वापस से बीच में रख देते हैं एंड इसका इधर से साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इनकी जो साइज़ेज़ हैं वो आप इधर से चेंज कर सकते हो डायमेंशन से 148 और 53 है। इसका भी हम 148 एंड 53 कर देते हैं, 148 एंड 53, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें एक और फ्रेम बनाना है और उसको हम अपना लॉगिन पेज बना देंगे। जैसे कि अब यही फ्रेम है मान लो एंड वी वांट टू कॉपी इट। हमने कॉपी किया एंड हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको यस, ओके, तो अब हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया। हम इधर से लॉगिन बटन तो हटा देते हैं बिकॉज़ लॉगिन का कोई अभी पॉइंट नहीं है एंड साइन अप का भी कोई पॉइंट नहीं है। इसको हम नाम रख देते हैं लॉगिन पेज, इधर लॉगिन पेज, ओके। लॉगिन पेज में यूजुअली आपका क्या रहता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे एंड फिर लॉगिन बटन दबा देते हैं, लगा देते हैं। तो इसी लॉगिन को अगर हम उठा के नीचे रख दें थोड़ा सा एंड इसको हम इधर रख दें, साइन अप को हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, इट्स नो पॉइंट ऑफ यूजिंग इट राइट नाउ। अब हम एक नया रेक्टेंगल लेते हैं, देखिए हो गया इधर, एंड इसका हम कॉर्नर रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। एंड देन इधर हम ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं विच सेज यूज़र नेम, ठीक है। मे बी इसका फॉन्ट साइज 24 ठीक है, आई थिंक। यूज़र नेम, ठीक है, एंड इसकी अलाइनमेंट हम लेफ़्ट साइड कर देते हैं। एक तो हमने इसको किया थोड़ा सा नीचे, अब एंड यूज़र नेम को भी थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट कर दी इसकी पोजीशन, ठीक है, यस। एंड फिर हमने यही चीज़ वापस से करी, एक यूज़र नेम को, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे एंड इसको हमने पासवर्ड रख दिया, नाम। इसका हमने कलर चेंज किया बिकॉज ये ऐसे विजिबल ही नहीं है बिल्कुल, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं अभी के लिए। ओह, here you go। एंड फिर इसको हमने अलाइनमेंट ठीक किया, इसका इधर रख दिया एंड अब हम वैसे ही एक रेक्टेंगल कॉपी करेंगे, यही वाला कर लेते हैं एंड इसको इधर पेस्ट कर दिया, इसको हम इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब वो जो भी यूज़र है अपना यूज़र नेम पासवर्ड अगर डालता है तो लॉगिन पे दबाएगा। तो अब हम तीसरा एक पेज बना लेते हैं जो कि होम स्क्रीन होगी अब हमारी, ठीक है। हम यही फ्रेम को कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन पेज के फ्रेम को ही कॉपी एंड हमने अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब हमने अगर इधर से इसको हटाया, पहले तो नाम चेंज करते हैं, होम पेज कर देते हैं। होम पेज करने के बाद होम पेज पे यूजुअली क्या रहता है आपका, नीचे एक बार होता है जहाँ पे आपको अलग अलग बटन्स आते हैं, होम बटन, मैसेज बटन, या अपनी प्रोफाइल पे जाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। अभी हम होम बटन में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, इसका बस अलाइनमेंट इसको ऊपर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। नीचे एक हम बार डाल देते हैं जो कि रेक्टेंगल शेप भी होगी, तो इधर हमने कॉपी किया, इसको इधर लाए एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं टू वाइट। यस, ओके, फॉर नाउ इतना इस होम पेज पे करते हैं हम। एंड इसके बाद हम एक और पेज बनाएंगे कि फॉरगॉट पासवर्ड का। फॉरगॉट पासवर्ड का भी बना सकते हैं, या फिर हम एक साइन अप पेज भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने साइन अप बटन अभी तक कुछ उसके लिए कुछ किया नहीं है, तो साइन अप पेज बना लेते हैं। ओके, तो हमने यही होम पेज मान लो कॉपी कर लिया, कॉपी एंड देन पेस्ट है, इसको हमने उठा के थोड़ा सा इधर रख दिया, ठीक है, ओके, हो गया। एंड नाउ हम एक साइन अप पेज बना रहे हैं, तो इसका पहले नाम चेंज करते हैं, साइन अप पेज। अब इधर क्या आएगा, यूजुअली नेम आता है, ईमेल एड्रेस आता है, समथिंग लाइक दैट, तो हम इधर से पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं, इधर से पेस्ट कर दो एंड इसका नाम रख दो नेम। ओके, ये आपका इधर आ जाएगा एंड इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू कॉपी इस, ये जो फ्रेम 2 था हमारा, इसकी जो भी हमारी जो हमारे डायमेंशंस थे, जो पोजीशनिंग थी इस लेटर की, वो देख लेते हैं एक बार। इसकी पोजीशनिंग थी 310 एंड इसकी पोजीशनिंग थी 59/242, तो इसकी भी 59/242 कर देते हैं, 242। ग्रेट, हमने नेम लिया एंड वील जस्ट ड्रैग इट डाउन। ओके, नाउ वील ऐड अ रेक्टेंगल हेयर, जहाँ पे अब कोई भी अपना नाम डाल सकता है। इसका हमने कॉर्नर रेडियस 30 कर दिया एंड कलर लेट्स मेक इट वाइट। ओके, एंड नाउ वील जस्ट कॉपी दिस, copy and then paste it here, and we'll change this to maybe email address. Yes, एंड हमने इसका कलर भी चेंज किया टू ब्लैक। यस, here we go। ओके, तो ये ईमेल एड्रेस आ गया इधर। अब हम यही रेक्टेंगल कॉपी कर लेते हैं इधर से एंड देन पेस्ट here। ओके, here you go। सो ईमेल एड्रेस हो गया, नेम हो गया, एंड नाउ हम एक पासवर्ड का भी डाल देते हैं, तो इसको ही कॉपी किया, इधर डाल दिया, पेस्ट है। अब इधर पासवर्ड डाला, ठीक है, अब यही कॉपी कर लो। वाई एम सेइंग इट कि कॉपी करो, ताकि जो भी इसके डायमेंशंस हैं थ्रू आउट द पेज वो सेम रहें। आप ये चीज़ एक्चुअल में किसी इसको क्लिक कर, अगर आप चाहो तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर दिस एंड देन यू कैन चेक इट्स डायमेंशंस, एंड फिर वही आप इधर कॉपी भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम एक बटन डाल देते हैं साइन अप का, ठीक है। लेट्स जस्ट कॉपी दिस बटन and put it here। Okay, works। then हम इधर टेक्स्ट बॉक्स ये वाला ले लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट है। अब हम इधर साइन अप लिख देंगे, ठीक है,
Okay, I think this works now. You can just add a space here, make it big. अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट पे कि कनेक्शंस और एनिमेशंस कैसे डलेंगी। अब ये जो लॉगिन पेज है, आई वांट कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को इस लॉगिन पेज पे लेकर जाए, ठीक है। ये पेज कौन सा है, इसका मैंने नाम भी लॉगिन पेज रख रखा है। तो मैं क्या करूँगी ना, इस पे जाऊँगी, इसको क्लिक करा मैंने, इस इस रेक्टेंगल शेप को, फिर मैं प्रोटोटाइप पे गई। अब मैं इसके ऊपर जब हवर करूँगी ना तो देखो यहाँ पे भी एक प्लस बटन आ रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस आइकन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं कहीं से भी इसको लूँगी, पकड़ूँगी एंड देन मैं इसको इधर ले जाऊँगी। ऐसे देखो एरो दिख रहा होगा, एरो इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लॉगिन पेज। तो ये लॉगिन आ गया। अब क्या है यहाँ पे ट्रिगर का मतलब है कि अगर आप इस लॉगिन वाले रेक्टेंगल पे दबाओगे या अगर आप इसे ड्रैग करते हो या इस पे हवर करते हो या इसको प्रेस करके रखोगे, इनमें से क्या चीज़ होगी, या कोई गेम पैड या उसका कोई फीचर डालना आपको, तो क्या चीज़ होगी जिस पे आप इस कनेक्शन को यूज़ कर पाओगे कि आप लॉगिन पेज पे जा पाओगे उधर से। तो मैं अभी इसको सिंपल ऑन टैप रखती हूँ और ये एक्शन क्या कर रहा है, ये नेविगेट टू कर रहा है। अब एक्शंस भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम इंटरैक्टिव फंक्शंस या मॉडल्स अपने कहते हैं कि कैसे फिग्मा इतना इंटरैक्टिव मॉडल बना पाता है। तो बेसिकली आप अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नेविगेट टू है कि मैंने लॉगिन वाले उस रेक्टेंगल पे दबाया तो वो मेरे को लॉगिन पेज पे ले गया। अब वैसे ही मैं बैक पे भी जा सकती हूँ, मैं स्क्रॉल टू भी कर सकती हूँ, या मैं कोई ओपन लिंक का फंक्शन भी डाल सकती हूँ। ऐसे अलग अलग होते हैं। अभी हम बेसिक करें तो नेविगेट टू पे जाते हैं एंड अब इसका डेस्टिनेशन क्या है, लॉगिन पेज है, ठीक है। अब आपको कैसी एनिमेशन चाहिए, यू कैन चूज़ एनी। तो अभी हम इंस्टेंट भी रख सकते हैं या मूव इन भी कर सकते हैं। अब मूव इन में अलग अलग देखो ऑप्शंस आ गए कि कितने ड्यूरेशन का है, कितना कर्व होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक थोड़ा रफ आइडिया भी दे रहे हैं कि कैसा होगा ये, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लॉगिन पेज से तो बना लिया कि ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अब हमें लॉगिन पेज से होम पेज पे लेकर जाना है। होम पेज हमारा कहाँ पे था, होम पेज हमारा यहाँ पे था जहाँ तक मुझे याद है, ये वाला। अगर हम इसको क्लिक करें, ये वाला था, तो दिख रहा होगा, ये वाला हमारा होम पेज था। तो मैं इस लॉगिन से, मैं अभी प्रोटोटाइप पे ही हूँ देखो, तो मैं अब इधर जाऊँगी। मैंने देखा ये लॉगिन वाला मेरा ये बटन है, मैंने इधर प्लस साइन देखा, मैंने इसको पकड़ा और मैं अब इसको इधर ले गई और एरो अब होम पेज की तरफ है। अब ये होम पेज पे आ गया, ऑन टैप नेविगेट टू होम पेज और एनिमेशन इंस्टेंट है, ठीक है। अब ये भी हो गया मेरा फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है ना कि होम पेज से तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, बट मेरे को साइन अप पेज से कहीं पे जाना है। अगर मैं साइन अप बटन दबाऊँ तो आई वांट कि ये साइन अप पेज पे मुझे लेकर जाए, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं वापस से साइन अप पेज का कनेक्शन देखूँगी कहाँ पे है, ये रहा प्लस साइन। मैं प्लस साइन लिया, मैंने इधर डाल दिया साइन अप पेज की तरफ, ये ले गया मुझे साइन अप पे। ऑन टैप नेविगेट टू साइन अप पेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा लास्ट है ये जो साइन अप बटन है ना, इससे मुझे मेरे होम पेज पे जाना है। होम पेज कहाँ है, यहाँ पे है मेरा होम पेज, ये रहा। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं गई साइन अप पेज पे, साइन अप पेज का ये प्लस उठाया। देखो ये भी चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो साइन अप है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस पे भी आ रहा है प्लस का साइन, इस पे भी कनेक्शन का आइकन आ रहा है। तो मैं अगर इस पे सिर्फ साइन अप वाली जगह पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगी ना, तो और मैं ये कनेक्शन चूज़ करूँ अपने होम पेज के लिए, तो अगर तो फिर ये मेरे को होम पेज पे ले जाएगा। बट अगर मैंने ये रेक्टेंगल को, ये जो कर्व वाला रेक्टेंगल है, उसको मैंने चूज़ नहीं किया ना अपने कनेक्शन के लिए, तो क्या होगा कि ये जो वाइट स्पेस बीच में दिख रही है ना आपको, मेरे टेक्स्ट बॉक्स और मेरे रेक्टेंगल की, अगर मैं उस पर गलती से क्लिक करती हूँ ना, तो वो मेरे को लेकर ही नहीं जाएगा होम पेज पे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेक्टेंगल पेज पे, रेक्टेंगल वाला जो आपका बटन, जो आपका आइकन है यहाँ पे, शेप है, उसका कनेक्शन आपको बनाना है अपने होम पेज से, ठीक है। तो हमने उठाया और फिर हम इसको ले गए होम पेज पे। देखो एज यू कैन सी ये होम पेज पे चले गया, ठीक है। अब हमने सारे अपने कनेक्शंस जितने बनने थे वो एक बार बना लिए हैं। अब
हम देखते हैं कि इसका वो क्या बनेगा, रन करके भी देखते हैं क्या बन रहा है ये अब। तो मेरा अब क्या रह गया है, लास्ट जो मेरे को कनेक्शन बनाना है वो है साइन अप पेज से होम पेज। बाकी सारे हमारे कनेक्शंस बन गए हैं। देखो पहला फ्रेम हमारा क्या था, एक तो ये लॉगिन फ्रेम, लॉगिन और साइन अप दिखे हमें, एक वो था फ्रेम, ठीक है। जैसे ही कोई ये ऐप खोलता है यूज़र, उसको सबसे पहले ये वाला फ्रेम दिखेगा, ये फ्रेम 2 नहीं लिखा हुआ जिसका नाम, वो देखो यहाँ पे फ्लो 1 आ रहा है। फ्लो 1 मतलब कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यही सबसे पहले यूज़र को दिखेगा पेज, यही स्क्रीन सबसे पहले उसके सामने आएगी। तो हमने क्या किया, लॉगिन पेज बनाया, साइन अप पेज बनाया कि अगर किसी के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन बटन दबाएगा। अब ये लॉगिन बटन दबा के वो कहाँ जाएगा, वो ये वाले फ्रेम पे जाएगा। देखो ये कनेक्शन बना है ना, लॉगिन पेज पे चले जाएगा, उधर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा। फिर क्या होगा, फिर वो इस लॉगिन बटन को दबाएगा, इस लॉगिन बटन से वो कहाँ जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा। मेरा होम पेज कहाँ पे है, होम पेज का कनेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, ये है, नाम लिखा हुआ है ना होम पेज, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं। अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ हमारे पास तो फिर हम वो साइन अप को दबाएगा, बटन को। साइन अप बटन दबा के उसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे कौन सा फ्रेम है हमारा, साइन अप पेज का फ्रेम है हमारा। तो उधर वो नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालेगा, फिर वो साइन अप दबाएगा। साइन अप दबा के कहाँ जाना है उसको, अब जो लास्ट हमारा कनेक्शन हमें बनाना है वो है होम पेज का, ठीक है। साइन अप टू होम, होम पेज मेरा ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अब मेरे को क्या करना है ना, पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि नोटिस करो सब, मैं हर बार जब भी कनेक्शन बना रही हूँ तो मैं ये रेक्टेंगल, जो कर्व वाला रेक्टेंगल हमने ले रखा है, शेप हमने ले रखी है, वही मैं बार बार उसी से कनेक्शंस बना रही हूँ। मैं ऐसे नहीं करी कि ये लॉगिन वाला ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उससे मैं लेकर जाऊँ कनेक्शन। क्यों क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जब आप देखोगे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो पूरे आपके रेक्टेंगल को कवर कर ही नहीं रही है। तो अगर मैं इसके साथ, इस लॉगिन के टेक्स्ट बॉक्स के साथ किसी चीज़ का कनेक्शन बनाती हूँ ना, तो क्या होगा, ये जो बीच में वाइट स्पेस बची हुई है ना, अगर यूज़र उस पर क्लिक करेगा ना तो कुछ होगा ही नहीं, वो कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं, वो किसी और पेज पे उसको लेकर ही नहीं जाएगा यूज़र को। तो हमेशा याद रखना है कि जो बटन आप बना रहे हो उसकी जो शेप है बाहर से, ट्राई करो कि उसी के साथ कनेक्शन बनाना है, क्योंकि अदरवाइज़ हो सकता है कुछ यूज़र्स के लिए वो कनेक्शन काम ही ना कर पाए, ठीक है। अब लास्ट हम बनाएंगे इसका साइन अप का। तो मैंने कनेक्शन उठाया इसका यहाँ से और मैंने यहाँ पे डाल दिया होम पेज पे, ठीक है। ऑन टैब नेविगेट टू होम पेज आ गया। अब मैंने सारे कनेक्शन बना दिए हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट एक बार। यहाँ पे रन बटन था, हमने रन दबाया। तो देखो सबसे पहले ये आया लॉगिन एंड साइन अप। अगर मैंने साइन अप पे दबाया होता तो ये आ जाता, सारा हम भरेंगे, साइन अप पे दबाएंगे, ये आ गया आपका होम पेज। यही अगर तो मैंने साइन अप पे दबाया होता, वो साइन अप पे हमने दबा के देख लिया ना, अगर मैंने लॉगिन पे दबाया होता तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता मेरे से, मैं लॉगिन करती, लॉगिन करके होम पेज पे आ जाते हैं हम, ठीक है। यही हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम एक बैक बटन डाल पाएँ। तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई बैक आइकन ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। फिग्मा पे ना बहुत सारे लाइक फ्री सेट ऑफ आइकन्स आते हैं, जिससे अगर आप अभी भी सर्च करो ना फिग्मा फ्री आइकन्स, तो देखो ये सारे सेट हैं, पैक्स हैं फिग्मा के जो वो आपको प्रोवाइड करता है। ये फ्री में आप डाउनलोड कर लो, आपको जो यूज़ करने हैं इसमें से वो यूज़ कर लो अपने इन स्क्रीन्स पे, अपने फ्रेम्स में डालने के लिए। तो यहाँ पे आप एक बैक बटन भी डाल सकते हो, जिससे आप दूसरी स्क्रीन पे, पुरानी किसी स्क्रीन पे चले जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉमेंट एंड फिर हम आपकी हेल्प कर देंगे कि आपका डाउट सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू।